और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताएंगे पीएम की सुरक्षा कहां इस वक्त खतरा है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं गैंग्स ऑफ गालीबाज से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आजकल एक के बाद एक अलग अलग शहरों से, खासतौर पे बात करूं दिल्ली एनसीआर से, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। विजुअल दिखाइए अब। एक महिला को देखिए जरा, एक महिला ने आज ये देखिए किस तरह एक गार्ड को मारा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला को देखिए जरा तेवर, गार्ड को वर्दी से पकड़ा, ये देखिए खींचकर वर्दी से पकड़ा और खींच कर लेकर गई है ये महिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा की हैं। इस महिला ने गार्ड के साथ ये देखिए वर्दी से पकड़कर खींचा है। ये जो महिला की पूरी बदसलूकी है कैमरे में कैद हुई। न सिर्फ इतना बल्कि ये महिला गालियां भी दे रही, भद्दी भद्दी गालियां, ऐसी गालियां जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं, ऐसी गालियों से इशारे जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। जरा देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए। आप इज्जत कर रही हैं, आपकी इज्जत कर रही हैं, तू इज्जत कर दे। वो लड़की वो जो आई हुई है, किसकी 3 साल का पुराना केस है मैडम, और तू बोलेगा, ये बोलेगा मैम आपको मैम बोल रहा है। इसको बहुत चुप रहे, आओ चुप है आप। इसको शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। बड़े हो गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी लग के साले की सारे प्लीज अपना अपना This doesn't work. छोड़ दो बढ़ती कर रहा है मैम, ये गलत बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आपकी इज्जत कर रही हैं, तू इज्जत कर दे। वो लड़की वो जो आई हुई है, किसकी 3 साल का पुराना केस है मैडम, और तू बोलेगा, ये बोलेगा मैम आपको मैम बोल रहा है। इसको बहुत चुप रहे, आओ चुप है आप। इसको शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। बड़े हो गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी लग के साले की सारे प्लीज अपना अपना This doesn't work. छोड़ दो बढ़ती कर रहा है मैम, ये गलत तो आपने देख लिया महिला की बदतमीजी। ऐसी गालियां महिला दे रही थी जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे। आखिर हुआ क्या, सोचिए गार्ड की गलती क्या थी। महिला आखिर गार्ड से किस वजह से यह बदतमीजी कर रही थी, अब जरा ये देखिए। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हो, तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूं। 20 अगस्त यानी शनिवार की घटना है, कल की घटना। नोएडा के सेक्टर 128 की जेपी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का मामला है। शाम के 5:30 बजे का वक्त था और सोसाइटी में गार्ड जो थे वो ड्यूटी पर तैनात थे हमेशा की तरह। तभी सोसाइटी के अंदर से एक कार बाहर आती है और जो बाहर निकलने का गेट है, कार सोसाइटी के एग्जिट गेट पर जाकर रुक जाती है। उसके बाद गार्ड को गेट खोलने में सिर्फ थोड़ा सा वक्त लग गया। सोचिए, सिर्फ गार्ड को थोड़ा सा वक्त लग गया था। सिर्फ वक्त लगने के बाद यह गुस्सा है मोहतरमा का। कार सवार महिला इतने में ही आग बबूला हो गई, गाड़ी से फौरन बाहर निकल के आई। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद गालीबाज महिला पूरी तरह से नशे में धुत थी। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, यह नशा है जो सर चढ़कर बोल रहा है। यह पैसों का नशा है और साथ ही साथ शराब का नशा भी। महिला गार्ड के साथ गाली गलौज करने लगी, गंदी गंदी और भद्दी गालियां देने लगी गार्ड को। गार्ड पूछता है कि आखिर उसने किया क्या, उसकी गलती क्या है, आप उसे क्यों गाली दे रही। बिहार का रहने वाला था ये गार्ड, न सिर्फ गाली दे रही थी बल्कि बिहार के रहने की वजह से भी उसे गाली दे रही। सोचिए, यह मानसिकता है। गार्ड को कॉलर पकड़कर उसके बाद महिला घसीटती है बुरी तरह से और 1.5 मिनट के वीडियो में 9 बार गालियां दी गई गार्ड को। गार्ड मिन्नत करता रहा लेकिन गाली देना उसके बाद भी जारी रहा। सोचिए, ये हमारे समाज का आईना है।
गार्ड मिन्नत कर रहा है, फिर भी महिला गालियां दे रही है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पहली बार आप टीवी पर सुनेंगे इस गार्ड को जिसके साथ महिला ने बदतमीजी की, उसे गालियां दी। सुनिए जरा वो क्या कह रहा है। गाली दी और इनका शर्ट भी फाड़ दिया, यानी कि इनके साथ मारपीट भी की। क्या हुआ था अनूप जी? इसकी मैं एंट्री कर रहा था गाड़ी की, तो ये मैडम दारू के नशे में बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर कहीं बेसमेंट के रास्ते से इन्होंने ला करके जस्ट गाड़ी गेट पर अड़ा दी। मैं बोला मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा गाड़ी पीछे कीजिए जाकि मैं गेट खोल सकूं और आपकी गाड़ी में खरोंच ना आए। उसके बाद में मैडम ने मेरे को गाली दी बुरी भली, मेरे साथ अव्यवहार किया उन्होंने, उल्टा शब्द में बोला। उसके बाद में मैं उनसे कुछ भी नहीं बोला और मैं वहाँ से हट गया। मैडम इतने ही वहाँ से गाड़ी में से निकल करके आके मेरा हाथ पकड़ के मेरे को गाली देने लगी। गाली देने के बाद में मैं फिर भी मैंने उनसे बोला मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा हाथ छोड़िए, आप ये सही नहीं कर रही हैं। वो फिर भी नहीं मानी। फिर मैंने झटके से अपना हाथ उनसे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में अलग चला गया और मैंने हमारे जो सुपरवाइजर साहब हैं जिनके अंडर में मैं ड्यूटी करता हूँ, मैंने उन्हें बुलाया। उन्हें बुलाने के बाद में मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, सर ऐसे बात थी। आइए, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी का राज और योगी का रूल चलता है, चाहे वो श्रीकांत त्यागी हो या गालीबाज महिला, सब पर बराबर है योगी का कानून। और ये देखिए जरा, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई, नशा उतर गया, पुलिस पकड़ कर ले गई। उसके बाद बाकायदा गाड़ी में बिठाकर इन्हें पुलिस ले गई। लेकिन देखिए गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी, ये पुलिस थाने में लेकर पहुंची है। वो तस्वीरें ये देखिए, ये है, इनका नाम है भव्या राय। इनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये पेशे से वकील हैं, आपको बताऊं। जब वकालत हो, कानून का जानकार आदमी खुद ही कानून हाथ में ले रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, भव्या की गिरफ्तारी हो गई। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। आइए आपको बताऊं इनके खिलाफ किन मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकायदा FIR दर्ज की गई है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। यह एक्शन हुआ है इनके ऊपर। यह देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी की पुलिस। और पुलिस जब पहुंची मोहतरमा के घर तक, उसके बाद इन्हें लेकर गई अपने साथ। गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ। योगी की पुलिस ने देर नहीं की, सोशल मीडिया पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। वीडियो आने के बाद सोसाइटी के गार्ड ने पुलिस से बाकायदा इस मामले में शिकायत की थी। नोएडा के सेक्टर 126 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी इनके खिलाफ। नोएडा पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। गालीबाज महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पहले 3 घंटे तक महिला से पूछताछ की गई और IPC की धारा इनके ऊपर देखिए 153A 502(2) लगाई गई है। इसका मतलब यह है जन्म स्थान के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप, क्योंकि गार्ड बिहार का रहने वाला था और बिहार का नाम ले लेकर उसे गाली दी गई, इसलिए यह धाराएं लगाई गई। IPC की धारा 504 और 506 भी लगाई गई है। इसका मतलब यह है उकसाने के लिए जानबूझकर अपमान करने का आरोप है इनके ऊपर। साथ ही साथ गालीबाज महिला पर धमकी देने का भी आरोप लगा है। महिला पर IPC की धारा 323 भी लगाई गई है, जिसका मतलब है जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने का आरोप। और महिला की कार को भी जब्त कर लिया गया है, जिस गाड़ी से उतरने के बाद गार्ड को वो गाली दे रही थी। सूरजपुर कोर्ट ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी अब ये फिलहाल जेल में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, यानी 14 दिन तक जेल में रहेंगी। इस दरमियान अपनी जमानत की याचिका लगा सकती हैं ये। लेकिन आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। इसके बाद इन्हें ले जाया गया इनका मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि इन्हें जेल भेजा जाना था। कोर्ट में पेशी हुई इनकी, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एम्बियंस दीजिए, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं अब इनका, इन्हें आप देख रहे हैं भव्या राय, ये देख रहे हैं तस्वीरें। इन्हें पुलिस जिस वक्त लेकर पहुंची मेडिकल कराने के लिए, ये वो तस्वीरें हैं। अभी नशा उतर गया है और बड़ी चीज ये है, और कम से कम ये सीखने की जरूरत है, इन्हें समझने की जरूरत है कि ये गार्ड से कैसे बात करते हैं, उन लोगों से जिनको आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जो आपके लिए है, उनसे कैसे तहजीब तमीज से बात करते हैं। आइए इनके बारे में बताता हूं। कौन है ये भव्या राय? गालीबाज जो महिला है, इनका नाम है भव्या रॉय। इनका तारुफ भव्या रॉय की उम्र 33 साल बताई जा रही है। भव्या रॉय पेशे से वकील है, सोचिए, कानून की जानकार है, कानून की पढ़ाई की है, कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। वकालत पढ़ने के बाद ऐसा बर्ताव है। महिला का स्थायी पता महरौली दिल्ली है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकालत भी करती हैं। भव्या नोएडा सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती हैं और किराएदार के तौर पर सोसाइटी में रिहाइश है उनकी। 3 महीने पहले फ्लैट उन्होंने किराए पर लिया था।
महिला की शादी हो चुकी है और पति का नाम कौस्तुभ चौधरी है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों और कैसे। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। एडिशनल एसपी भारती सिंह इस मामले में क्या कह रही है। जो चश्मदीद गार्ड वहां मौजूद था वो क्या कह रहा है, दोनों को सुनिए। ये मामला जो है ये गाड़ी के एग्जिट को लेकर ये हुआ था और इस संबंध में पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके तहरीर के आधार पे, चूँकि ये जो भी इसने उसमें जो आरोप लगाए हैं उसके संबंध में 153A 505(2) 323 504 और 506 में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और जो वाहन महिला के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था उस वाहन को थाने पे ले जाया गया है और महिला को भी जो है अरेस्ट करके थाने पे ले गए हैं और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा पुलिस की तारीफ तो करना बनता है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो भी हमें उम्मीद थी वो बिल्कुल उन्होंने पूरी की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष क्या कह रही हैं। गालीबाज महिला की इस दबंगई और गाली के बाद और लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह देखिए जरा। स्वाति मालीवाल ने कहा महिला सरेआम गार्ड से गुंडागर्दी कर रही है, गार्ड के साथ गाली गलौज कर रही है। इतना ही नहीं, ये किस प्रकार का घटियापन है। ये हमारे अरविंद लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये हमारे सामाजिक पतन की पराकाष्ठा है। ये वीडियो जिसने भी देखा देखकर बहुत अफसोस हुआ है। अरविंद ने लिखा समाज को सोचना नहीं पड़ेगा कि हम आखिर कहां पहुंच गए। देवी सिंह ने लिखा यह परवरिश का असर है या फिर शराब का। प्रदीप यादव लिख रहे हैं महिला ने नोएडा वाले त्यागी जी को कोसों पीछे छोड़ दिया है। सोचिए ऐसी गालियों का इस्तेमाल महिला ने किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। जिस सोसाइटी में महिला ये गाली गलौज कर रही थी उस सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारी तरफ से शिकायत हुई है और उसके बाद ये जो कार्यवाही हुई इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। बहुत ही मतलब इसको त्वरित कार्यवाही कहा जाएगा कि सुबह पुलिस के पास सारी चीज़ें पहुंची हैं और इस पे एक्शन हो गया है। एक अच्छे सोसाइटी में रहने का एक ऐसा होता है कि लोग अच्छे लोग हों, अच्छा बिहेवियर हो, बट ये चीज़ें जब आती हैं सामने तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज ग्रुप के लोग भी रहते हैं, उनके लिए भाषा सुनना, वीडियो वायरल होना बिल्कुल निंदनीय है। जो अब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की दैट इज़ सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड सबसे बड़ी बात ये आप पढ़े लिखे होके ये हरकतें कर रहे हो। एग्जैक्टली तो ये जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, एक बुनियादी सवाल है कि लोग अपनी हर सेंटेंस के साथ, अपनी हर लाइन के साथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये महिला से मिली है, गालीबाज एक मैडम से मिले, दूसरी से देखिए। ये आगरा की तस्वीर है, ये देखिए। इनको भी जरा फुल स्क्रीन लीजिए, दिखाइए जरा। गार्ड साहब, गार्ड साहब, अरे इसे थाने लेके चलना। तू कुत्ते उठवाएगा? तू कौन है ये बता। तू है, तू और कौन है? चल कुत्ते उठवाएगा। गार्ड साहब, गार्ड साहब, ये आप देख रहे हैं, नोएडा की दिखा दी खबर, ये आगरा की है। दूसरी मैडम जिन्हें आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन पर डंडा भी चला रही हैं, गालियां भी दे रही हैं। और क्यों? पहले वाली जो महिला थी वो इसलिए मार रही थी क्योंकि गेट देर से खोला था। ये इसलिए मार रही है क्योंकि गार्ड ने कुत्ते को भगा दिया था। सोचिए। आइए अब आपको पूरी वजह बताता हूं। ये आप देख रहे हैं आगरा के LIC कॉलोनी का मामला है। दरअसल ये 13 अगस्त को महिला ने गार्ड के साथ बदसलूकी की और गार्ड ने सड़क के कुत्तों को सिर्फ भगाया था, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी। और यह बात महिला को इस कदर नागवार गुजरी, सोचना पड़ेगा। वो महिला इसलिए पीट रही थी, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि गार्ड देर से गेट खोला, और ये इसलिए पीट रही है क्योंकि कुत्ते को भगा दिया। महिला ने गार्ड के साथ गाली गलौज की वहां पर, और महिला ने डंडे से गार्ड की पिटाई की। उसके बाद आरोपी महिला का नाम है डिम्पी और आरोपी पेशे से शिक्षिका है। पहली वाली मैडम पेशे से वकील थी, ये शिक्षिका है। ये कोई वो वर्ग नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये वो वर्ग है जो बहुत पढ़ा लिखा है, खुद को बहुत हाई क्लास कहता है, लेकिन हाई क्लास की मेंटालिटी इतनी लो है, ये अपने आप में सवालों में। पीड़ित गार्ड का नाम अखिलेश भदौरिया है
और पीड़ित गार्ड सेना से रिटायर्ड सैनिक है। सोचिए, रिटायर्ड सैनिक के लिए भी सम्मान नहीं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल गार्ड ने महिला के खिलाफ शिकायत की और धारा 323, 504 और 506 के तहत महिला के खिलाफ यहां भी केस दर्ज हुआ। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। और तो सवाल बुनियादी ये है कि ये दो महिलाओं को आपने देख लिया, अब सबसे बड़े गालीबाज से मिलवाते हैं, जिसके बाद से ये खबर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई। बात करूंगा, एम्बियंस दीजिएगा, ये है त्यागी जी, श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी के बाद ये खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई कि इस तरह का बर्ताव समाज में स्वीकार्य नहीं है और इस तरह का जो बर्ताव करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये तो एक तस्वीर। आज हुआ क्या इस कहानी में ये बताता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद देखिए, श्रीकांत त्यागी को खींचकर पकड़कर लाया गया। महिला से बदसलूकी के बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई। कमिश्नर ऑफिस लेकर आया गया और सीधे खड़ा कर दिया गया कमिश्नर के पीछे। योगी की पुलिस का ये एक्शन था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। त्यागी की गिरफ्तारी के बाद त्यागी जेल में, लेकिन त्यागी समाज आज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत कर रहा था। देखिए जरा, आखिर समाज में जो गालीबाज हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो क्या ये उनके समर्थन में प्रदर्शन जायज है? एक बुनियादी सवाल ये भी है। और देखिए, हजारों की संख्या में त्यागी समाज से लोग पहुंचे थे श्रीकांत त्यागी के समर्थन में। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर दिखाई। मुजफ्फरनगर में भी देखिए इस तरह का प्रदर्शन हो रहा था त्यागी समाज के जरिए। इतना ही नहीं, अब मैं फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पहली तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से महापंचायत हुई। श्रीकांत त्यागी के लिए महापंचायत हो रही है। सोचिए जरा, आखिर समाज में इस तरह के तत्वों को जगह देने की जरूरत है क्या? इस महापंचायत के बारे में आपको बताऊं, श्रीकांत के समर्थन में नोएडा में यह महापंचायत हुई और सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यह महापंचायत चली। सालारपुर में के रामलीला मैदान में यह महापंचायत हुई। 50,000, जी हां, 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे इस महापंचायत में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी इस तरह की पंचायतें हुई। सोसाइटी में घुसे 6 युवकों का, सोचिए वो लोग, मैंने उस दिन रात को आपको दिखाया था 9 बजे, जब सोसाइटी में 6 गुंडे घुस गए थे। त्यागी के समर्थक, वो जो 6 समर्थक थे उन्हें इस महापंचायत में सम्मानित किया गया। अनु त्यागी के समर्थन में नारे लगाए गए। यहां पर श्रीकांत के खिलाफ साजिश का दावा किया गया। इस साजिश थी। अब श्रीकांत गाली बक रहा था, उसमें कोई साजिश कैसे हो सकती है? वो गालियां श्रीकांत की जुबान से निकल रही थी और कैमरे में कैद हुई। महापंचायत ने 14 सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपा है। श्रीकांत के ऊपर से गैंगस्टर एक्ट हटाने की मांग की गई है। जब्त की गई गाड़ियों को वापस करने की मांग की गई है। साथ ही साथ सोसाइटी में घुसे जो लड़के घुसे थे उनके ऊपर जो केस हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं, ये भी मांग की गई है। बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ के पुनर्निर्माण की भी मांग की गई है। सोचिए जरा, जो अवैध निर्माण था, मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अब यहां धमकी शुरू हो गई। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मकसद ये है, जो श्रीकांत के साथ हुआ है वो गलत हुआ। हमारा ये कहना ये है कि श्रीकांत पर जो धारा लगी हुई है सारी हटनी चाहिए, बिल्कुल जो भी धारा है, क्योंकि इसमें कोई वो दोनों पक्षी वो आपस की लड़ाई थी। वो देख छोटे से लेवल पे थाने पुलिस वाला भी उसको सोल्व कर सकता था, पर वो मीडिया ने और जो अपने इन्होंने नेताओं ने वो इतना बढ़ा दिया कि एक त्यागी समाज को नाम बदनाम करने की कोशिश करी। मैं एक स्टॉक मार्केट में जॉब करने वाला बंदा हूँ, मेरा क्लाइंट बेस्ड काम है। कल मैं किसी क्लाइंट के पास ही पहुँचता हूँ तो सीधा वो बोला जाता है त्यागी गुंडा। तो वो एक लोग इम्पैक्ट नज़र से देखते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में हम सब जॉब करते हैं। दूसरी बात, श्रीकांत त्यागी ने जो गुनाह किया या जो भी किया उसका कोई समर्थन नहीं करता, यहाँ भी कोई नहीं करता, पर उसके बच्चों को, उसकी बीवी को इतना प्रताड़ित करना, क्या ये जस्टिफाई है? तो बिल्कुल सही बात कह रहे थे शख्स। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सारे त्यागी और त्यागी समाज को बदनाम करने का मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन त्यागी का भी कोई समर्थन ना करे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक और तस्वीर दिखाई दी, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। ये प्रदर्शन हो रहा था, नियम कायदे कानून सब ताक पर ये प्रदर्शन की तस्वीर है। इस पे जवाबदेही किसकी है? गाड़ियों की छतों पर बैठे हैं, गाड़ियों से निकले, क्या इनके चालान हुए? क्या इनके चालान काटे जाने चाहिए थे? इस तरह से प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अब सवाल ये है, इन सब के क्या चालान किए गए हैं? बड़ा सवाल ये। देखिए, बाकायदा हूटर
एम्बियंस बढ़ाइए। बाकायदा पुलिस का हूटर भी बज रहा था यहां पर और नारे लगाते हुए गाड़ी के ऊपर बैठकर ये महापंचायत की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए। पुलिस ने भी सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त कर रखी थी। ये देख रहे हैं यूपी पुलिस, भारी संख्या में यूपी पुलिस के जवान मौजूद थे। किसी तरह के हालात खराब ना हो इसलिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, आपको बताऊं कि हमारे समाज में ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा। इकलौती भव्या राय इकलौती अकेली नहीं है, वो जो शिक्षिका आगरा की है वो इकलौती नहीं है, वकील साहिबा इकलौती नहीं है और श्रीकांत त्यागी इकलौते नहीं है। हमारे समाज का ये सब हिस्सा है और हमारे समाज में की असलियत भी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, बड़ा सवाल ये। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मारपीट, गाली गलौज के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। कोई शख्स राजनीति में अपने रसूख का फायदा उठाकर आम लोगों को धमकी दे रहा है, ऐसे बर्ताव कर रहा है मानो कोई भी शासन प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सभ्य समाज से आने वाली महिलाएं भी एक सामान्य से गार्ड को धमकाने से चूकती नहीं, गाली गलौज से लेकर धक्का मुक्की करने लगती हैं, खाल उधेड़ने की धमकी देने लगती हैं। इतना गुस्सा, इतनी बदतमीजी, इतनी गालियां ये कोई सामान्य शख्स, सामान्य आदमी कैसे कह सकता है और कर सकता है। कोई भी आदमी सहम जाए। ये गुस्सा सिर्फ नोएडा जैसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि आगरा जैसे शहरों में भी फैल चुका है। एक महिला टीचर सेना से रिटायर्ड गार्ड को पीटने लगती है, वजह जो भी हो, लेकिन आम लोगों में बढ़ रहा ये गुस्सा बेहद खतरनाक है। सवाल ये इसके पीछे वजह क्या है। वजह शायद ये है कि शहरों में खुद को साबित करने की रेस है, आगे निकलने की रेस है। ये जो रेस है ये फ्रस्ट्रेशन से भर रही है, डिप्रेशन से भर रही है। इस रेस में सबको आगे निकलना है। सफलता हासिल करने के लिए समझौते होते हैं, इसलिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता और ऐसी सफलताएं हमेशा घमंड लेकर आती हैं, गुरूर के साथ आती हैं। ऐसे लोगों के बर्ताव में बड़ा अंतर आना संभव है। खुद से कमजोर लोगों को ये लोग इंसान नहीं समझते हैं। इन्हें लगता है इन्होंने जो हासिल किया अपनी मेहनत से वो ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो ऐसी चीज है जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। विशेष दिखने के लिए रसूख का इस्तेमाल करते हैं, कमजोरों के साथ बदतमीजी करने से बाज नहीं आते हैं। गुस्सा और गाली गलौज करना इनकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों की परेशानी की जड़ दरअसल वो खुद हैं। तो सवाल यह है आप कैसे व्यक्ति और कैसा व्यक्तित्व है ये तय होता है आप अपने छोटों से कैसे बात करते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी फिर एक बार टारगेट पर है। जी हां, प्रधानमंत्री एक बार फिर जाने वाले पंजाब, वही पंजाब जहां आपको याद होगा प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया गया था। लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री खड़े रहे एक जगह पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तो प्रधानमंत्री, ये आप देख रहे हैं, ये फिरोजपुर की तस्वीर आपको याद होगी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया गया था और काफी देर तक खुले आसमान के नीचे पाकिस्तान की सीमा से नजदीक प्रधानमंत्री लंबे वक्त तक इंतजार करते रहे इस जगह पर। एक बार फिर पीएम पंजाब जा रहे हैं और फिर से पंजाब आतंकियों के निशाने पर है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान का शेर एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। दहशतगर्दों का काल और दुश्मनों का दुश्मन एक बार फिर आतंकियों और उसकी आकाओं की आंख में खटकने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पीएम के जाने से पहले पंजाब आतंकियों के टारगेट पर है और इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसका पिट्ठू गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू भी शामिल है, जिसने पिछली बार पीएम मोदी के दौरे पर उन्हें रोकने की साजिश रची थी। तब पीएम का काफिला खुले आसमान के नीचे रोक गया था। देश के दुश्मनों की साजिश की भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। पंजाब पुलिस ने कमर कस ली है और दहशतगर्दों की तलाश भी तेज हो गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पंजाब समेत पूरे बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
आइए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं मैप के जरिए कि प्रधानमंत्री कहां से कहां जाने वाले हैं, उस वक्त कहां थे प्रधानमंत्री। मैप प्ले करिए जल्दी से, प्रधानमंत्री का पूरा सफर ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा पाकिस्तान के कितना नजदीक थे प्रधानमंत्री। ये आप देख रहे हैं 24 अगस्त मोहाली प्रधानमंत्री फिरोजपुर गए थे। फिरोजपुर में उनका काफिला रुका था। 5 जनवरी को 109 किलोमीटर बॉर्डर से दूर था। और दूसरी तस्वीर जो दूसरा ग्राफिक जो आप देख रहे हैं 24 अगस्त यानी 2 दिन बाद पीएम जाने वाले हैं, मोहाली में होंगे और पाकिस्तान से 256 किलोमीटर दूर होंगे पीएम मोदी। लेकिन देखिए जरा कि कैसे बड़ी साजिश पीएम के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, यह मैं आपको बता रहा हूं। यह देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मोहाली। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। पीएम के खिलाफ यह बड़ी आतंकी साजिश है। पीएम के पंजाब दौरे पर यह आतंकी षड्यंत्र रचा जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब को बाकायदा अलर्ट भेजा हुआ है। पंजाब चंडीगढ़ पुलिस ने जारी किया यह हाई अलर्ट। पंजाब में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब जाने वाले हैं दरअसल, और पीएम मोहाली में कैंसर हॉस्पिटल का एक उद्घाटन करेंगे। मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, और मोहाली के साथ मोगा और दिल्ली भी आतंकियों के निशाने पर है। दिल्ली में गिरफ्तार 4 आतंकियों ने यह बड़ा खुलासा किया है। आतंकी दीपक, सन्नी, संदीप और विपिन की गिरफ्तारी हुई थी पिछले दिनों। ये चारों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे आकाओं के संपर्क में थे और पूछताछ में इन्होंने टारगेट किलिंग का खुलासा किया है, जिसके बाद पीएम मोदी के दौरे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस वक्त वो पिस्टल्स बरामद हुई आतंकियों से, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये पिस्टल आप देख रहे हैं बॉटल के अंदर, ये एक और पिस्टल आपको नजर आ रही है बॉटल में, और ये देखिए कुछ और कारतूस और हथियार जो बरामद किए गए थे वो आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें आतंकियों से बरामद की गई और इन्हीं आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि इनके टारगेट पर कई नेता हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं पीएम मोदी को। ये देख रहे हैं, ये है गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू, सिख फॉर जस्टिस का चीफ है। इसने प्रधानमंत्री के दौरे पर धमकी दी है और इसका सीधा संपर्क आईएसआई से भी है, यानी आईएसआई और ये एसएफजी का चीफ किस तरह से साजिश रच रहा है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर गए थे। ये उस वक्त हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यह साजिश रची है, यानी आईएसआई ने आतंकियों के साथ मिलकर बाकायदा एक प्लान तैयार किया है, और प्लान यह है कि आईएसआई ने पंजाब के आतंकियों को इस साजिश में शामिल किया है। आईएसआई के साथ साजिश में सिख फॉर जस्टिस भी शामिल हो गया है। खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने प्रधानमंत्री को धमकी दी है। पन्नू ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। एसएफजे प्रमुख पन्नू ने कहा है कि पीएम को पंजाब नहीं आने देंगे। उसने कहा है कि फिरोजपुर में, जैसे फिरोजपुर में से लौटाया था वैसे ही मोहाली से भी लौटाएंगे। वो कह रहा है, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी को यह धमकी दी है। और खबर यह है कि पहले किसी बस स्टैंड में दहशत फैलाने की कोशिश होगी, यानी टारगेट पर इनके पंजाब के बस स्टैंड हैं जिससे दहशत फैले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ने सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है पंजाब के अंदर। आईएसआई पहले भी ऐसी साजिश रचता रहा है लेकिन नाकाम रहा है इन साजिशों में। आईएसआई का काम पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है, और लेकिन आजकल ये भारत के खिलाफ साजिश में लगा रहता है आईएसआई, और कैसे जो इस तरह के खालिस्तानी संगठन है उनके साथ मिलकर सेना के सीनियर ऑफिसर को ही इसका चीफ बनाया जाता है आईएसआई का, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को सीधे रिपोर्ट करता है। आइए, लेकिन प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके साथ बहुत खास किस्म की सुरक्षा रहती है, बहुत खास सुरक्षा दस्ता रहता है उनका, तो इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री तक पहुंचना। यह प्रधानमंत्री का काफिला आप देख रहे हैं, कई गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। जिस तरह 15 अगस्त को आपने देखा था, गाड़ियों का लाव लश्कर प्रधानमंत्री के साथ चलता है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा,
ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जिस वक्त गाड़ी में सफर करते हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ खास तरह के कमांडोज भी मौजूद रहते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके दाएं बाएं भी कमांडो मौजूद रहते हैं, खास एसपीजी प्रोटेक्शन रहता है उनके साथ। आइए आपको बताऊं कैसे सख्त पहरे में रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा होता है उनका। सबसे पहले सुरक्षा कवच जो पीएम का होता है, एसपीजी के 24 कमांडो मोहाली जाएंगे तो एसपीजी के 24 कमांडो पहले घेरे में होंगे। उसके बाद जो बेल्जियम की FN 57 हैंडगन से लैस होते हैं ये एसपीजी के कमांडोज, और जिनके पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल्स होती हैं, FNF P90 सब मशीन गन से भी लैस होते हैं ये एसपीजी के कमांडो। दूसरा घेरा जो प्रधानमंत्री का होगा, स्पेशल कमांडो से घिरे रहते हैं पीएम मोदी इस दूसरे घेरे में, जिन्हें गरुड़ कमांडो भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी जो संख्या है ये 1000 के करीब होती है जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पर होते हैं। तीसरा सुरक्षा घेरा पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है और पैरामिलिट्री के करीब 3000 कमांडो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। चौथा सुरक्षा घेरा जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस राज्य की पुलिस का होता है। दिल्ली पुलिस के 5000 जवान रहते हैं अगर वो दिल्ली में हैं, जो पब्लिक मूवमेंट पर नजर रखते हैं और शक होते ही एक्शन ले लेते हैं। अब पंजाब जाएंगे तो पंजाब पुलिस का सुरक्षा घेरा होगा। पांचवा सुरक्षा कवच NSG स्पेशल ग्रुप होता है, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का 1000 स्नाइपर जिनके पास बंदूक होगी, जिनके निशाने पर संदिग्ध होगा। कॉर्नर शॉट गन से लैस होते हैं ये स्नाइपर्स और इनके पास SPS 15 स्नाइपर गन भी होती है। अत्याधुनिक राइफल्स बैलिस्टिक ब्रीफकेस से भी हमले को रोकते हैं। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चलते हैं, उनके पास एक ब्रीफकेस होता है, प्रधानमंत्री पर अटैक हो तो फौरन उस ब्रीफकेस के जरिए वो प्रधानमंत्री का बचाव कर सकते हैं। तो इतना ही नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, आपको बताऊं देश के 10 लीडर्स आतंकियों के निशाने पर हैं इस वक्त। 10 लीडर्स हिट लिस्ट में। कौन कौन से वो नेता हैं, पिलर ग्राफिक्स है, कौन कौन से वो नेता हैं वो आपको मैं बताऊंगा जो इस वक्त हिट लिस्ट में है। देखिए जरा, आतंकियों के निशाने पर 10 नेता हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें सतर्क किया हुआ है। रिपोर्ट के बाद नेताओं को अलर्ट किया गया है। पंजाब पुलिस ने इन नेताओं की सुरक्षा फौरन बढ़ा दी है। 10 में से 4 नेता कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा आतंकियों की लिस्ट में है। रंधावा पंजाब के पूर्व डिप्टी CM रहे हैं, अभी डेरा नानक से कांग्रेस के विधायक हैं। दूसरा नाम है विजय इंदर सिंगला जो पंजाब सरकार में PWD मंत्री रहे हैं, 3 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। और अगला नाम है गुरकीरत सिंह कोटली, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। ये पंजाब में उद्योग और वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं, खन्ना से 2 बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। अगला नाम है परमिंदर सिंह पिंकी कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं और पंजाब में तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। ये नेता वो हैं बड़े नेता जो हिट लिस्ट में, ऐसे 10 नेता हैं इस हिट लिस्ट में। आइए अब बात दिल्ली की करेंगे। मनीष सिसोदिया, कैसे मनीष सिसोदिया इस वक्त CBI के बाद ED की अब बारी है। ED अगर मनीष सिसोदिया तक पहुंचेगी तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। केजरीवाल के मंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। CBI ने छापेमारी की, लगभग 14 घंटे तक रेड चली, अब ED के निशाने पर है। कैसे CBI के बाद क्या मनीष सिसोदिया के घर तक ED पहुंचेगी, कैसे इस पूरे मामले में ED की एंट्री हो रही है, आखिर ऐसा CBI को क्या मिल गया जो ED अब इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये देखिए जरा, सिसोदिया की मुश्किलें दरअसल बढ़ने वाली हैं, बताया यह जा रहा है। CBI के बाद ED की एंट्री हो सकती है इस मामले में। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि ED भी केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो सकता है, खबर यह मिल रही है। केस दर्ज कर ED सवाल कर सकती है मनीष सिसोदिया से। ED को CBI ने कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, खबर यह है। FIR के साथ ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं और CBI को पैसों का हेरफेर मिलने की संभावना जताई गई है। जांच के दौरान फर्जी अकाउंट्स में एंट्री मिली है, ऐसी बात कही जा रही है और अवैध तरीके से पैसा कमाना दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग है। ED की एंट्री यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, काले पैसे को सफेद करने से संबंधित मामले ED देखती है। फर्जी निवेश और फर्जी
खर्च दिखाया जाता है। इस तरह के मामलों में फर्जी कंपनियां बनाकर भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। दोषी होने पर पैसा जब्त किया जा सकता है। इन पैसों से बनी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। उसके बाद दोषी को जेल की सजा का भी प्रावधान है। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं और इस मामले में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 75 साल बाद देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा मैंडेट लेके बैठे, लेकिन वो काम की नहीं सोच रहे, वो महंगाई नहीं सोच रहे, वो बेरोजगारी नहीं सोच रहे, वो केवल सोच रहे हैं 24 घंटे सरकार कैसे गिराऊं, पैसे से खरीद के, ईडी धमका के, सीबीआई से धमका के। मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, मोदी जी 24 घंटे सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को एफआईआर में नंबर 1 कैसे बनाना है। अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। और एक बात कहना गलत नहीं होगा, आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। और आइए तो ये दिल्ली में घमासान जारी है, पूरे दिन खबर आती रही मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ है, लेकिन ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक सर्कुलर नोटिस जारी नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, कैसे योगी आदित्यनाथ को सिर कलम करने की धमकी दी गई और यह धमकी पाकिस्तान से आई है। योगी की धमकी पाकिस्तान से आई है और 2 करोड़ का इनाम योगी के सिर पर भी रखा गया है। सबसे पहले मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि देखिए जरा किसने योगी के सिर पर 2 करोड़ का इनाम रखा है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। आखिर सीएम योगी का दुश्मन कौन है? सीएम योगी को बार बार जान से मारने की धमकी क्यों मिल रही है? क्या सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता से पाकिस्तान परेशान है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सीएम योगी का सिर कलम करने की धमकी दी गई है। योगी का सिर कलम करने पर 2 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है। धमकी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। जिस फेसबुक पेज से धमकी मिली है उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है। सवाल उठ रहा है, क्या योगी के एक्शन से पाकिस्तान भी बौखला गया है? क्या सीएम योगी से पाकिस्तान को भी डर लग रहा है? सीएम योगी हमेशा से ही कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। और आइए अब मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर डाला गया है। ये आप देख रहे हैं, ये है धमकी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, क्या धमकी है। इमरान खान का फोटो लगा है इसमें और लिखा है सर काटने वाले को 2 करोड़ का नगद इनाम। आप देखिए नीचे जो गुलाबी रंग से लिखा है उसमें लिखा है कि कैसे इसको ठीक करिए कि सर काटने वाले को 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये पोस्ट और इसमें इमरान खान का फोटो है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर दीजिए इधर। और ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है इस फेसबुक पोस्ट पर। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो पोस्ट है ये इसमें इस लड़के का फोटो लगा है। अब ये पूरी कहानी क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। योगी का सिर काटने की धमकी किसने दी है, कैसे इस पोस्ट को हैक किया गया, इस आईडी को हैक किया गया, क्या ये पाकिस्तान से पूरी साजिश रची गई है। देखिए जरा, देखिए कैसे ये आप देख रहे हैं सीएम योगी के सिर कलम करने की धमकी दी गई है। योगी का सिर काटने पर 2 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है। धमकी का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। सीधे सीधे फेसबुक पेज से यह धमकी दी गई है। फेसबुक पोस्ट में इमरान खान की फोटो लगी है, वो मैंने आपको दिखाई। पोस्ट में पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है साथ साथ। फेसबुक पर बाकायदा एक फर्जी पेज बनाया गया पहले, उसके बाद मुरादाबाद पुलिस के नाम पर यह फर्जी पेज बनाया गया और आत्म प्रकाश पंडित के नाम पर फेसबुक अकाउंट था
उनके अकाउंट को हैक किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया मुरादाबाद पुलिस के नाम में। इसी अकाउंट से योगी को धमकी दी गई उसके बाद, और पुलिस ने आत्म प्रकाश पंडित से इस मामले में पूछताछ की है। उसने बताया कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और अकाउंट पर गलत पोस्ट डाल दी गई है जो योगी के खिलाफ थी। आत्म प्रकाश के दावे की भी जांच हो रही है और साइबर सेल इस मामले में पूरी पड़ताल कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसपी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। जब इसकी हमारी साइबर सेल के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम आत्म प्रकाश पंडित है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि उसने एक फेसबुक अकाउंट बनाया था जिसको अब कोई अन्य व्यक्ति मिसयूज़ कर रहा है उसका, और उस पर इस तरह की पोस्ट डाल रहा है जो समाज विरोधी है और उसमें अलग अलग किस्म की बातें की जा रही हैं। हमारी साइबर टीम अभी इसको चेक कर रही है, तो जल्दी ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो भी उसमें दोषी होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है तो बड़ा मामला हो जाता है, इसमें क्या कार्रवाई? सर, मैंने कहा कि हम लोग इस पहलू में जाँच कर रहे हैं और दोषी का पता लगते ही हम लोग हमारे साइबर एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग इसमें। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, योगी को अब तक दर्जनों बार जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले दिनों ये लेटर सामने आया था जिस लेटर में योगी की तस्वीर पर क्रॉस लगा था। योगी को जान से मारने की धमकी तब भी दी गई थी। उसके बाद से सिक्योरिटी देवेंद्र तिवारी जो हैं उनकी तस्वीर पर भी क्रॉस लगा हुआ था। और ये देखिए कमलेश तिवारी जिनकी हत्या की जा चुकी है, इसके अलावा दूसरे सज्जन जिनकी हत्या की गई उन पर टिक मार्क था, यानी 2 लोगों को टारगेट कर चुके हैं और 2 लोग टारगेट पर हैं। आइए मैं आप बताऊं कि योगी को अब तक कब कब धमकियां मिली हैं और योगी हमेशा क्यों निशाने पर रहते हैं। 13 अगस्त 2022 को बम से उड़ाने से योगी की धमकी दी गई थी, बम से उड़ाने की। बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। 13 अगस्त को अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई से नाराजगी थी। 2 अगस्त 2022 व्हाट्सएप नंबर पर धमकी आई। डायल 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज किया गया था। शाहिद नाम के युवक पर धमकी देने का आरोप लगा था। 22 मई को योगी को मारने की धमकी मिली। उसके बाद पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस हेडक्वार्टर के सोशल मीडिया पर यह धमकी मिली। कामरान खान नाम का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुआ इस मामले में। 24 अप्रैल को धमकी दी गई, योगी को हत्या की धमकी दी गई, गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई थी और बिहार पुलिस के जवान तनवीर खान पर यह आरोप लगा था। 24 अप्रैल को यूपी पुलिस ने तनवीर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 7 सितंबर 2008 योगी के काफिले पर हमला हुआ था। आजमगढ़ में रैली करने गए थे उस वक्त योगी और हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। तो योगी अपने एक्शन की वजह से आतंकियों के टारगेट पर रहते हैं क्योंकि योगी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माफियागिरी पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो आइए, इसीलिए योगी की जो सुरक्षा है वो भी बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है। ये योगी की सुरक्षा आप देख रहे हैं, उनके साथ कमांडोज रहते हैं, एक बड़ा काफिला उनके साथ सिक्योरिटी का चलता है। योगी की पूरी सुरक्षा कैसे रहती है ये आपको बताएंगे, उनका पूरा सुरक्षा दस्ता किस तरह का होता है। देखिए जरा, ये योगी की सिक्योरिटी है। इससे पहले मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बताई थी। तो पीएम मोदी के बाद अगर किसी की सुरक्षा सबसे ज्यादा मजबूत रहती है तो वो है योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। देश में जो सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और ताकतवर सिक्योरिटी मानी जाती है वो Z+ सिक्योरिटी है। योगी की गाड़ी पर बम का असर नहीं होता है। सबसे पहली चीज, 24 घंटे NSG कमांडो का घेरा योगी के इर्द गिर्द रहता है। NSG के 25 कमांडो हमेशा योगी के साथ रहते हैं। साथ ही साथ कुल 75 कमांडो तैनात रहते हैं योगी के इर्द गिर्द। इनके पास हाईटेक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट रहते हैं। साथ ही साथ दौरे पर IG, DIG संभालते हैं कमान। जब योगी किसी दौरे पर जा रहे हैं तो जोन के जो IG होते हैं वो वहां मौजूद रहते हैं, वही योगी की सुरक्षा संभालते हैं। सीएम की जो फ्लीट है, जो उनका काफिला है, उसमें 15 गाड़ियां चलती हैं उनके साथ। 15 गाड़ियों का काफिला सड़क मार्ग को 5 मिनट पहले खाली करा लिया जाता है। योगी जिस रास्ते से निकल रहे हैं उस रास्ते को पहले से खाली कराया जाता है 5 मिनट पहले। अगर मंच पर जा रहे हैं, हेलीपैड पर 4 रिंग की सुरक्षा होती है, 4 लेवल सिक्योरिटी। कार्यक्रम स्थल पर 6 एडिशनल SP रहते हैं जहां योगी पहुंच रहे हैं।
15 सीओ यानी सर्कल ऑफिसर 15 अलग अलग थानों पर तैनात होंगे। इंटेलिजेंस और बम निरोधक दस्ता परमानेंट अलर्ट पर रहता है जब योगी दौरे पर हैं। 800 मीटर के दायरे में छत से निगरानी की जाती है। योगी जिस जगह पर होंगे 800 मीटर में निगरानी हो रही होगी। स्थानीय पुलिस के 1500 जवान तैनात रहते हैं इस दौरान। और जो दूसरा घेरा है वो आउटर रिंग होता है। योगी का एक दूसरा घेरा है आउटर रिंग, जिसमें मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी रहती है, सीएम की सिक्योरिटी। तीसरा घेरा जो है ये एनएसजी के कमांडो संभालते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। चौथे घेरे में भी एनएसजी के कमांडो रहते हैं। अब आप सोचिए योगी की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट भी है और कितनी चाक चौबंद रहती है। और ये उस दौर से है जिस वक्त वो महंत हुआ करते थे, तब भी उनकी सुरक्षा को खतरा रहा है। उस वक्त भी उनके साथ इस तरह की सिक्योरिटी Z+ नहीं, लेकिन उन्हें बड़ी सिक्योरिटी मिलती थी। एनएसजी कमांडो के पास ब्रीफकेस होते हैं जो योगी के इर्द गिर्द चलते हैं। जैसे ही खतरे की आशंका होती है और वैसे ही कमांडो ब्रीफकेस खोलकर योगी के आगे एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। ब्रीफकेस में बुलेट प्रूफ कवर होता है। वो ब्रीफकेस खोलकर 3 लेयर्ड ब्रीफकेस होती है। एक बार में पूरी ब्रीफकेस खुल जाती है, एक इंसान के बराबर होगी। चारों तरफ से योगी के चारों तरफ से उन्हें घेर लेंगे और गोली का असर उस ब्रीफकेस पर नहीं होता है। ये वीआईपी को कवर कर लेता है उसके बाद। तो इस तरह की सुरक्षा योगी को दी जाती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं एक खास खबर की कि कैसे बात योगी की हो गई, लेकिन कांग्रेस राज में बात मुख्तार की करेंगे, क्योंकि मुख्तार इस वक्त उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। लेकिन कांग्रेस राज से जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो चौंकाने वाली। कांग्रेस राज में कैसे मौज काट रहा था डॉन, कांग्रेस राज पर मुख्तार मौज काट रहा था। जो खबर निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मुख्तार खुद तो मौज में रह रहा था, परिवार को भी मौज करा रहा था। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे संभव हुआ, क्या मौज चल रही थी। देखिए जरा कैसे मुख्तार अधिकारियों के कमरे में रह रहा था, पत्नी भी मुख्तार के साथ रह रही थी। ये सब कांग्रेस राज में हो रहा था, सोचिए जरा। और इसीलिए मुख्तार यूपी नहीं आना चाह रहा था। इसीलिए मुख्तार के लिए योगी आदित्यनाथ अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां मौज नहीं चल रही। देखिए जरा मुख्तार अंसारी पर चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ है। आपको बताऊं, मुख्तार की सेवा में लगे थे 10 आईपीएस अधिकारी। सोचिए, मुख्तार डॉन की सेवा में 10 आईपीएस अधिकारी लगे थे कांग्रेस राज जब वो पंजाब में था। इसके लिए राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जेल में मुख्तार के लिए बाकायदा वीआईपी इंतजाम किए गए थे। पंजाब की जेल में मंत्री की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट पे खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है केवल नाम के लिए मुख्तार पंजाब की जेल में बंद था। हकीकत यह थी कि रोपड़ जेल के जो ऑफिसर क्वार्टर हैं, मुख्तार उस ऑफिसर क्वार्टर में रह रहा था। और कई बार अंसारी की पत्नी भी उनके साथ रहती थी। अफशान अंसारी, खाने पीने के वीआईपी इंतजाम होते थे मुख्तार अंसारी के लिए। पंजाब की पूर्व कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप, पूर्व कांग्रेस सरकार पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने कहा है कि कई चेहरे बेनकाब होंगे जब वो नाम लेंगे। जेल मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह रिपोर्ट भेजी है कि कांग्रेस राज में डॉन की कैसे आवभगत हो रही थी। भगवंत मान ने रिपोर्ट पर बाकायदा एक कमेटी गठित कर दी है। मुख्तार पर रंगदारी मांगने का आरोप था, जिसके बाद उसे ले जाया गया था पंजाब मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उसके बाद से पंजाब की रोपड़ जेल में था। पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुख्तार को मोहाली लेकर गई थी। 24 जनवरी 2019 को मुख्तार को कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने मुख्तार को रोपड़ जेल भेज दिया था। पिछले साल अप्रैल में मुख्तार को उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ खींच कर लाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी लाया गया था। मुख्तार अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है और सारे ऐश बंद हो गए। देखिए फर्क यही है कि कांग्रेस राज में मौज चल रही थी, यूपी आते ही मौज मस्ती बंद है। कंगाली पर आ गए हैं मुख्तार अंसारी। सारी जो कमाई थी वो बंद हो गई। अवैध संपत्ति किस तरह से जब्त कर ली गई और कुर्क हो गई। देखिए जरा कंगाली, ये देखिए राज्यों का, सरकारों का और मुख्यमंत्रियों का इकबाल ही है कि डॉन कहीं मौज काट लेता है और कहीं कंगाल हो जाता है। मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। करीब 300 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। मुख्तार और करीबियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। मऊ में
16 करोड़ 80 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। मऊ में 63 करोड़ 17 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गाजीपुर में 11 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया है। आजमगढ़ में 2 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुख्तार और करीबियों के 200 से ज्यादा जो शस्त्र लाइसेंस थे वो निलंबित कर दिए गए हैं। पत्नी अफशा के नाम से जो होटल था उस पर भी बुलडोजर गरजा है। पत्नी और बेटे के नाम की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पाई पाई की मोहताजी है मुख्तार अंसारी की। अभी ईडी ने भी रेड की है, कई जगह छापेमारी की थी। उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उन पर भी ये रेड की गई है। लेकिन इतना ही नहीं, मुख्तार कंगाल हो गए। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली आज की खबर है कि जो आपके माननीय हैं, आपके जो सांसद हैं, उसमें उस खबर में आगे बढ़े। लेकिन एक खबर और आ रही है, संदिग्ध लड़की की संदिग्ध मौत। ये देश की राजधानी दिल्ली से खबर मिल रही। तस्वीरें अगर आप दिखाएं, ये जो बॉडी बरामद हुई है एमपी, जो सांसद रहते हैं, सांसदों का जो क्वार्टर है, एमपी क्वार्टर से ये बॉडी बरामद हुई है। वहीं से अगली तस्वीर, सीसीटीवी तस्वीर अगर आप दिखाएं, ये देख रहे हैं, ये जो लड़की नजर आ रही है, ये लड़की देखिए अंदर गई। ये एमपी क्वार्टर है। एमपी क्वार्टर में ये पहुंची लड़की, ऊपर की मंजिल पर गई और वहां से नीचे गिरी है। कैसे गिरी, किसी ने फेंका है, सुसाइड किया है, पुलिस को नहीं पता। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद इसकी पिछली तस्वीर, जो पहली तस्वीर बॉडी की थी, वो दिखाइए। ये लड़की, ये देखिए, उसके बाद उसकी बॉडी बरामद हुई जो ऊपर से नीचे गिरी है। कैसे गिरी, कौन, किस सांसद से मिलने गई थी, क्या किसी की जानने वाली है? कोई सांसदों के क्वार्टर में जा रहा है तो किसी सांसद का जानने वाला होगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आखिर ये एमपी क्वार्टर तक पहुंची। संदिग्ध महिला के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं है अभी, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही वो मैं आपको बता रहा हूं। तस्वीरों में आपको वो लड़की जाती दिख रही है। दिल्ली में लड़की की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। 18 साल की लड़की की मौत से सनसनी मच गई। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। एमपी फ्लैट में लड़की की संदिग्ध मौत हुई। बात यह है कि सांसद का फ्लैट, सांसद रहते हैं इस फ्लैट में, देश के माननीय रहते हैं इन फ्लैट्स में, तो ये लड़की क्यों गई थी? संदिग्ध मौत पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है। बयान, छत से गिरकर लड़की की मौत हुई। सवाल यहां से खड़े होते हैं कि आखिर छत से लड़की कैसे गिरी। हम सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं, पुलिस ने कहा है। परिवार ने लड़की की हत्या का शक जताया है। अगर परिवार हत्या का शक जता रहा है तो लड़की जब छत पर गई तो क्या किसी ने लड़की को धक्का दिया? मृतक लड़की के पिता ने कहा है इस मामले में पहले भी लड़की इस फ्लैट में गई थी, यह कहना है पिता का। हमारी सहयोगी सृष्टि ग्राउंड पर पहुंची है, एमपी फ्लैट क्वार्टर पर पहुंची है, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एमपी फ्लैट्स में एक लड़की की संदिग्ध मौत होती है। ये बिल्डिंग आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 ब्लॉक्स के बीच में जो ये 13 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है, यहीं से वो लड़की जो है वो कूदती है। पुलिस की ओर से अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो बताया जा रहा है कि ऐसा सुसाइड हो सकता है, लेकिन मामला अभी संदिग्ध है। अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो लड़की आखिरकार किससे मुलाकात करने आई थी, किस वजह से। अगर ये सुसाइड है तो इसके पीछे की क्या वजह है, हत्या है तो आखिरकार इसके पीछे कौन है, या वो किससे मुलाकात करने आती थी, क्या वो पहले भी एमपी फ्लैट्स में आती थी, ये तमाम सवाल है। अब आपको एक बार हम रिसेप्शन की तरफ लेकर चलेंगे कि आखिरकार अब कहीं पर भी किसी सोसाइटी में या कहीं पर भी, ये तो एमपी फ्लैट्स है, सुरक्षा के लिहाज से रजिस्टर मेंटेन होता है, एंट्री करवाई जाती है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी मौजूद होता है। और ये जो तमाम चीजें हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर एमपी फ्लैट्स में जो रिसेप्शन की अगर बात करें वहां पर क्या स्थिति है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम रिसेप्शन पर जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ गार्ड्स हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये एंट्री हम आपको दिखा रहे हैं, एंट्री दिखाने की कोशिश करें, यही वो एंट्री गेट है। और यहाँ पर आप देखिए सीसीटीवी कैमराज का जो एक्सेस है ये आप देख सकते हैं कि हर एक फ्लोर, हर एक गेट, हर एक जगह का ये सीसीटीवी है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी एक लड़की यहाँ पर आती है, लिफ्ट में जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरीके से वो इतनी मंजिला इमारत से गिरती है। तो पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
मुझसे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।